भारत में शामिल हो जाएगा और जो बिछड़े हुए खानदान हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो लद्दाख के साथ, और जो हमारे इलाका है पीओजे का वहां के जो बिछड़े हुए लोग हैं वो अपने बिछड़े हुए और अपने प्यारों के साथ जम्मू कश्मीर में मिल लेंगे। ये होने जा रहा है नाज़रीन, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और इस हवाले से अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस और भारत के दरमियान ये बात शुरू हो चुकी है कि रूस से एक सड़क चलेगी जो बनाई जाएगी और वो सेंट्रल एशिया से होती हुई गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर से होती हुई भारत में दाखिल होगी और भारत की जो बंदरगाहें हैं वहां तक वो पहुंचेगी। लिहाजा सी पैक खत्म हो जाएगा और उसकी जगह रूस और भारत के दरमियान जो तजारती मुआहदे होंगे और ये जो ट्रेड रूट होगा ये कायम होने जा रहा है, जिसका बहुत फायदा गिलगित बल्तिस्तान को और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब रूस बजरिया सड़क जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ेगा। ये सारी सूरत हाल हो रही है और आप जानते हैं कि इस दौरान अब ये भी खबर आ रही है कि अगले साल जो G20 की मीटिंग है उसके कुछ जो सेशंस हैं वो भी श्रीनगर कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में मुनक्किद किए जा रहे हैं, किए जाएंगे। इसके साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको एक न्यूज ये दे दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई को कहा है, ऑफर की है कि पाकिस्तान के फौजी असासे और जो रियासती असासे हैं उनमें 10 से 12% के जो परसेंट के जो शेयर्स हैं वो खरीद ले। तो यूएई ने इस पे रजामंदी का इजहार किया है कि ठीक है हम ये शेयर्स खरीद लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसमें एक शर्त रखें कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को ये इजाजत होगी कि वो ये शेयर्स वापस खरीद सके। इसके ऊपर थोड़ा सा भी मसला है। यूएई कहता है कि ऐसी कोई शर्त जो है वो रखना वो स्टॉक मार्केट की जो बिजनेस है उसके असूलों के शायद खिलाफ है। नाजरीन ये सूरत हाल चल रही है और पीओजे के और पीओजीबी के लोग जो है वो अब बड़ी बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान से उनकी जान छूटेगी। G7, G20 और कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट और रूस से जो सड़क बनने जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान कोई अजनबी नहीं, आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज साहब है, जो फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ थे। 22 साल का उनका तजर्बा है, कश्मीर में उन्होंने ड्यूटी दी है 22 साल। तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है जी, नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार मिर्जा साहब। जनरल साहब ये जो खबरें आ रही हैं ये तो कोई अलिफ लैला की कहानी लगती है, ये तो कोई ऐसे लगता है कि बंदा ख्वाब देख रहा है। 4.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, एमिरेट्स वाले कह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में अपना साउथ एशिया का हब बनाने जा रहे हैं, रूस से सड़क वो कह रहे हैं बनने जा रही है। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें समझाएं, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे। और बिल्कुल नहीं, देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर एक डेवलपमेंट के पथ पे है। और जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली आई है। पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हुए हैं, उसके बाद वहां पर आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया हो गया है। डेवलपमेंट बहुत जोरों से बढ़ रही है, वहां पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट का दौर चला हुआ है, ये भारत की ही कंपनियां नहीं, ये बाहर से भी कंपनियां कर रही हैं। जैसे अभी यूएई और सऊदी अरेबिया है, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। जब ओआईसी की मीटिंग चल रही थी इस्लामाबाद में, उस टाइम यूएई और सऊदी अरेबिया की टीम श्रीनगर में थी और उन्होंने अभी बोला कि $2 बिलियन के करीब हम इन्वेस्ट करेंगे। और यही नहीं, जापान, बाकी कंट्री वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करें। उसका दो तीन बातें हैं साफ दिखाई जाती है। एक तो उनको अभी इसमें कोई शक और सवाल नहीं है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ये दूसरे देश मानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा फर्क आया है एक नजरिए में। और दूसरा, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल शांति है, अमन है और ये डेवलपमेंट के पथ है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा दूसरा देश जब तक उसको दो तीन चीजें नहीं, कि क्या वहां पर पीसफुल है, क्या वहां पर बिजली पानी मिलेगा, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी होगी, क्या उसको नफा होगा, तभी कोई देश आके आपके देश में इन्वेस्ट करता है। और इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि आज जम्मू और कश्मीर भारत का
दूसरा से तीसरा स्टेट बनने वाला है जिस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट आ रही है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी पहल है। एक आपने अभी बताया कि G7 कंट्रीज का, देखो G7 कंट्री हम सब जानते हैं कि ये 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का समूह है, जैसे कि यूएस है, कनाडा है, यूके है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है और जापान है। तो ये 7 ऐसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं। इनकी मीटिंग थी जो जर्मनी में, और इन्होंने 5 जो देश थे उनके जो हेड थे उनको एज ए इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी बुलाया था, जिसमें इंडोनेशिया भी था, भारत भी था, साउथ अफ्रीका भी था, अर्जेंटीना भी था और सेनेगल था। अब भारत का इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि देखो, एक तो सच्चाई है कि भारत जब G7 के लीडर से मिलता है तो वहां बायलैटरल टॉक्स भी बहुत हुई हैं भारत की, और भारत का कम से कम 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। आगे सुनने में आया कि ये अब G7 हो सकता है आने वाले समय में G8 बने और इसमें भारत एक मेंबर बनेगा, क्योंकि अगर आप देखें इकोनॉमिक हालात में तो भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर ये 7 इकोनॉमी का देश है तो फिर भारत कैसे नहीं है इसमें, जबकि भारत 5वां नंबर है, इटली, फ्रांस और से ऊपर है भारत। तो मुझे लगता है कि यह भी एक बातचीत चली हुई है कि भारत को इस G7 का हिस्सा बना के G8, जैसे ये 2014 तक था। अगर मैं अपने व्यूअर्स का नजरिया ले जाऊं पीछे की तरफ, 1998 में रशिया इसका हिस्सा बना था और 2014 तक था जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया तो फिर उसको निकाल दिया था। मुझे लगता है कि अब G8 में बनने का मौका आ गया, और भारत को जिस प्रकार से सभी वर्ल्ड में हर देश समझ रहा है कि भारत एक इकोनॉमिक पावर बन के आया है और आने वाले समय में उसकी जो इकोनॉमिक माइट है वो बढ़ती जाएगी, तो मुझे लगता है ये भी होने वाला है। अगला पॉइंट आपने जो बोला था कि जब भारत के प्रधानमंत्री G7 मीटिंग में गए और वहां पर भी उन्होंने बातचीत की सभी से, वहां चाहे जो बाइडेन था या चाहे इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के थे या चांसलर जो थे जर्मनी के ओलफ साहब, उसके बाद उन्होंने जो बात की थी जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा से, और उसमें एक ही बात आई कि हर कंट्री भारत में इन्वेस्टमेंट चाहता है करना, और मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अमेरिका के साथ जो बातचीत है उसमें बहुत प्रेशर आ रहा है भारत के ऊपर कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, मगर उनको अभी समझ आ गया कि ये अगर रूस से यूरोप खरीद सकता है गैस और ऑयल 40% और 33%, तो भारत क्यों नहीं खरीदेगा ऑयल, क्योंकि भारत को भी एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत को चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें काफी हद तक उनको ये अभी होने लगा है विश्वास कि भारत की जो एक प्रकार से ये इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है और भारत इसको करेगा। भारत किसी के प्रेशर में नहीं आने वाला। भारत एक इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी को लेके चला हुआ है। भारत ने ना रूस का पसलिया दिया है ना अमेरिका का। भारत शांति चाहता है। भारत ने ये बताया रूस यूक्रेन लड़ाई जल्दी बंद होनी चाहिए और इसका डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक वे से इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है और भारत का नजरिया अभी भी वही है, और भारत का नजरिया मुझे लगता है सभी देश इसको एक प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं। मिर्जा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो अब G20 की मीटिंग कश्मीर में होने जा रही है, आप क्या समझते हैं कि चाइना इसको वीटो कर सकता है, या चाइना अगर कहे मैं नहीं शामिल होता तो ये सैबोटाज हो सकती है G20 की मीटिंग कश्मीर में? हाँ बिल्कुल। देखो, ये एक बात बड़ी आपने बहुत पते की बात बोली। पहले तो हम समझते हैं ये G20 है क्या। जिस प्रकार से G7 है, इसी प्रकार से G20 भी 20 देश जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं उनका समूह है। और जो हम ये G20 की प्रेसिडेंसी अभी भारत के पास है, और दिसंबर 22 से भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, और उसके बाद हम 23 में G20 की समिट भारत में होगी, और उसकी कुछ एक मीटिंग हम JNK में कराने की सोच रहा है भारत, जो कि श्रीनगर में होगी। अब बात आती है कि कुछ एक मीटिंग है तो क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है कुछ कंट्री इसके अंदर हिस्सा ना दे। मुझे लगता है कि अगर हम सोचें तो वो 4 कंट्री हो सकती हैं,
उसमें एक तो चीन है, एक टर्की है, एक सऊदी अरेबिया है और एक तो तीन कंट्री हैं ये, जो टर्की, सऊदी अरेबिया और चीन। ये जो कंट्री है मलेशिया, ये चार कंट्री हैं जो कि एक प्रकार से लगता है कि प्रॉब्लम, पर मुझे लगता है भारत इसके ऊपर काफी होमवर्क करेगा, क्योंकि अगर भारत अनाउंस करेगा तो भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी से इनसे बातचीत करेगा और यकीन करेगा, क्योंकि ये भी भारत ने साफ कर दिया कि सारी की सारी वहां मीटिंग नहीं होंगी। तो ये एक बहुत पते का पॉइंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जो मीटिंग हो ये तीन चार कंट्रियां इसको बाइकआउट करें तो फिर उसका क्या महत्व रह जाएगा। तो मुझे लगता है इसके बारे में भारत सोच समझ के करेगा, लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से चीन से भी बात करके आपका और टर्की से भी बात करके, मलेशिया से बात करके, इंडोनेशिया से भी बात करके जो चलेगा आगे। देखो अगर आप ऐसे को चीन का कि क्या चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव नहीं बनाया गिलगित बाल्टिस्तान से, उसको नहीं मालूम कि गिलगित बाल्टिस्तान एक इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है पाकिस्तान का, वो भारत का असली में रूप है और भारत इसीलिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत म्यूट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बातचीत होगी और मुझे लगता है भारत चांस नहीं लेगा। भारत को ये पता है ये चार देश ये हो सकता ना उस मीटिंग में हिस्सा ले जो श्रीनगर होगी, मगर ये तभी भारत करेगा जब इनसे बातचीत कर लेगा और मुझे लगता है बातचीत करके कोई ना कोई पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। मिर्जा साहब, तो ये जो अब बात शुरू हो गई है कि रूस से एक सड़क निकाली जाएगी जो सेंट्रल एशिया से होती हुई गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके से होती हुई जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी और फिर भारत में आएगी। इसके हवाले से इसमें कितना आप समझते हैं कि वेट है इस बात में? मैं ये कहूँगा मिर्जा साहब अभी तो इतना इसका ज्यादा हम इतना ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल नहीं जाता तब तक इसके बारे में ज्यादा बात करना मुझे नहीं लगता कोई खास सफल होगा। उसकी वजह है, देखो एक तो सच्चाई है अगर भारत के साथ ये मिलता है तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो हमारे कारगिल बटालिक का जैसा है, तो शिया पॉपुलेशन वो उनके साथ मिलेगा। और ये जो आपने पीओजे का बताया मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली वगैरह, ये कश्मीर वैली के साथ मिले। अब जब ये मिल जाएंगे तभी होगा। तो होगा क्या कि जैसे कि एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत ने इनका हिस्सेदार है, जो कि एक यूरोप से होता हुआ, रूस से होता हुआ, ये सेंट्रल एशियन स्टेट से फिर आपका अफगानिस्तान से ईरान में आ रहा है। भारत उसका हिस्सा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, इसीलिए भारत ने चाबार पे जो है इन्वेस्टमेंट की है। इसी प्रकार से अब ये एक रोड बनाने की सोच रहे हैं कि जो रूस से होगी, सेंट्रल एशियन स्टेट से, और फिर ये गिलगित बाल्टिस्तान से, भारत के जम्मू एंड कश्मीर से, और फिर ये नेशनल हाईवे से मिल जाएगी और ये जो है ये स्टेट जाएगी कलकत्ता और अब विशाखापट्टनम। तो इसकी बातचीत चल रही है, पर मुझे लगता है इसके ऊपर बातचीत तभी किसी ठोस नतीजे पे पहुंचेगी जब ये गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। मिर्जा साहब जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब, और मेरा ख्याल है कि भारत मैं का दो बातें हिस्सा। और है। जी जी करें एक बात। और पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और रह गया कि जब भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं अभी G7 समिट से, तो उन्होंने यूएई में भी अपनी विजिट की है। और ये जो यूएई की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जो यूएई के किंग हैं वो उनको एयरपोर्ट पे ही मिलने आए, जो कि अभी शेख मोहम्मद हैं, कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएई के किंग जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे। और आपको पता ही है जो शेख मोहम्मद के बड़े भाई थे शेख खलीफा बिन जायद, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी मई में, उनके लिए भी उन्होंने जाके एक प्रकार से अपनी चिंता गहराई दी किंग को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी पड़ेगी, भारत और यूएई के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूएई का एक थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, कि करीब करीब $70 बिलियन का हमारा ट्रेड है। हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड है $125 बिलियन
अमेरिका से और 115 बिलियन डॉलर से करीब करीब चीन से, और थर्ड लार्जेस्ट ये है। और इसी में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि भारत और यूएई बहुत गहरे दोस्त हैं, और यूएई भारत के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और भारत के प्रधानमंत्री के जाने की दो वजह थी, एक तो कहीं ना कहीं बातचीत करना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर करना, दूसरा जो पुराने किंग थे उनके ऊपर सिंपैथी देना, और तीसरा कहीं ना कहीं अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर कुछ एक मन मुटाव आया था, उसके ऊपर जाके खुद उन्होंने बातचीत की है किंग से, और उनको असलियत जो चीज है उसको समझाया है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% जो यूए की पॉपुलेशन वो भारत की तरफ से जाके काम करते हैं, करीब करीब 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इसलिए भारत और यूएई के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के लिए यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और यूएई भारत में काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो ये गिव एंड टेक है, तो इसलिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है यूएई, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जो एक दिन की विजिट पे यूएई होते हुए आ रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत के जो रिलेशन है मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो। और भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड से भी अच्छे हैं, और इसीलिए सभी कहते हैं कि भारत जैसा देश जो है वही एक शांति ला सकता है, और वो एक प्रकार से मदद दे सकता है। उसके रिलेशन ईरान से भी अच्छे, इजराइल से भी हैं, और बाकी मुस्लिम जो सुन्नी वर्ल्ड है, चाहे सऊदी अरेबिया चाहे यूएई है, उन सब से अच्छे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये विजिट भी बहुत अच्छी रही है, और एक बड़े इसके साकार नतीजे निकले हैं, जो प्रधानमंत्री मिलकर आए हैं यूएई के किंग से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पहले बता रहा था, ये बहुत कम ही होता है जब किंग ऑफ यूएई खुद जाते हैं एयरपोर्ट पे किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी मैटर ऑफ प्राइड है, और मुझे लगता है इनके दोनों के रिलेशन आने वाले समय में और अच्छे होंगे, और इन्वेस्टमेंट का दौर और बढ़ेगा। मिर्जा साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को लंदन टाइम 6:30 बजे शाम। उस वक्त तक के लिए